बूथ मेरा होना चाहिए, हिसाब करना है उसमें। उस बूथ में 300 लोग हैं, 300 में 160 मिनिमम हमारा होना चाहिए, बस उतना ही काम, और कुछ काम करने का जरूरत नहीं। इसी में सब खेल हो गया। हर बूथ में आधा से ज्यादा वोटर हमारा होना चाहिए। तो कैसे होना उसका रास्ता मैं भी बता दूं। व्यतिक्रमी काज, प्रधानमंत्री आवास योजना, আগেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ছিল, ইন্দিরা আবাস যোজনা ছিল। ও বলতাম না, নামে দিব ইন্দিরা আবাস যোজনা, এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু ওই পরিবারের নামে দিতে, যেমন ভারতবর্ষের মানুষের আমরা বর্গাদার বেশ। प्रधानमंत्री आवास योजना आज से चालू हुआ ऐसा तो नहीं है, किंतु पुराने प्रधानमंत्री आवास योजना जो यहां बांटी जाती थी और अभी जो बांट रहा है, इसमें अंतर क्या है, क्या हम जानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते। प्रधानमंत्री आवास योजना सीपीएम के लोग बोलेगा हमारे समय भी दिया, अभी विप्लव देव दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, क्या है वो तो चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना घर हमारे नया सरकार जो आई वो तो पुराने सरकार लेके मैंने देखा डेटा 50,000 फैमिली तक पहुंचे थे। इसमें 24,000 हमारा है, हमारा सरकार आने के बाद। तब हिसाब करो इनके समय कितना घर मिली थी। और ये सरकार 3.5 साल प्रधानमंत्री आवास योजना घर दे रहा है। 5 सितंबर एक साथ कितना घर दिया सेंक्शन, कितना घर दिया? 1,59,000 एक दिन सेंक्शन। उस सेंक्शन में क्या है? 2 दिन। त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में बारिश होती है, इस कारण से त्रिपुरा में टीन के शेड होता है ऊपर। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैरामीटर है, इसमें नियम है, टीन की शेड होगा तो घर नहीं मिलेगी। हमने प्रधानमंत्री जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को जाके बोला, भाई साहब त्रिपुरा में जो अंत्योदय परिवार है उनका भी टीन की शेड होती है, वो टीन पतला है, लोकल है, छन से भी वो सस्ती होती है, इसलिए अंत्योदय परिवार जो है वो कैसे अर्थवान व्यक्ति हो सकता है। इसलिए त्रिपुरा में टीन के घर जो है जिसका, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना घर दीजिए। तो उन्होंने एक टीम भेजा केंद्र से, सर्वे कराया। सर्वे करने के बाद निर्णय लिया जो त्रिपुरा और असम के लिए और कोसी प्रदेश के लिए, त्रिपुरा और असम के लिए टीन की छात होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिलेगा। और उसके तहत 3.5 लाख घर की सर्वे हुई, एक नहीं 3.5 लाख। और 3.5 लाख में अभी 1,59,000 5 सितंबर को सेंक्शन दे चुके हैं। और एक काम जल्दी से जल्दी हम करेंगे, करने के बाद हम मार्च के बाद और भी 70,000 हम देंगे घर। और 23 के निर्वाचन के पहले लगभग 2.5 से 3 लाख घर हम देंगे। 2.5 से 3 लाख घर समझते आता है आपको? 2.5 से 3 लाख घर कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा इकोनॉमी है उसमें। अभी जो 1,59,000 घर दिया उसमें 2,100 करोड़ का इकोनॉमी है, इतना पैसा लगता है इसमें। और ये पैसा एक भी सिर्फ सीमेंट का पैसा बाहर जाएगी 100 करोड़ के आसपास, सभी पैसा यही रहेगा। घर भी मिली, पैसा भी यही रहेगा। गांव में ईट ब्रिकफील्ड से मिलेगी, 3 त्रिपुरा में प्रोडक्शन होती है, बालू रेता यहां से उठाएंगे, और बाकी मनरेगा के माध्यम में मैंडेज। इसका मतलब ये 2,000 करोड़ रुपया त्रिपुरा के लोगों के पास रहेगा। एक के घर भी मिली, दूसरी तरफ 2,000 करोड़ रुपया मिला। हम नेशनल हाईवे पे काम कर रहे हैं। एक समय 1,200 करोड़ का हाईएस्ट काम होती थी, आज 14,000 करोड़ की काम चल रही है। किंतु उसमें पूरा पैसा त्रिपुरा में नहीं रहेगी।
लैंड एक्विजिशन पैसा त्रिपुरा के लोगों के पास जा सकता है, किंतु इसमें मेन जो है पाथर लगता है, स्टोन लगता है, पैसा उसमें ज्यादा लगती है, वो पैसा सब बाहर के राज्य को चली जाती है, क्योंकि यहां स्टोन नहीं है। इसलिए 14,000 करोड़ का काम तो होगा, किंतु त्रिपुरा में 4,000 करोड़ भी रहेगा कि आज नहीं, उसका संदेह है। 10,000 करोड़ का बाहर चली जाएगी, किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री घर भी दिया, पैसा भी त्रिपुरा को लोगों को दिया। इसके बारे में प्रचार करना। साथ और एक चीज बोलूंगा, अश्विनी जी, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने सिर्फ त्रिपुरा को दिया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर 1,30,000 रुपया जब गांव में मिलती है, उसके साथ 70,000 रुपया हम बैंक से लिंक करके लोन दे देंगे, और इसके सहज किस्ती में बहुत ही कम मार्जिन में इनको लोन दी जाएगी, और ये इसके साथ अटैच है। इसके लिए अलग से उनको कुंडली काटने का जरूरत नहीं है। सरकार ने इसको दायित्व लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो 1,30,000 के साथ पहले भी अपने तरफ से लोन लेके लोग इसको बड़ा बना सकते थे, किंतु वो लोन मिलना कितना कठिन था, इंटरेस्ट कितना ज्यादा थी, कितना बार जाना पड़ता था। किंतु आज वो लोन जिन जिनको सैंक्शन है सबको मिलेगी, और कौन सी बैंक से मिलेगी वो भी आरडी डिपार्टमेंट ही तय करके दे रहा है, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बैंक लिंक करके लोन उसके साथ दे देना, ये पूरे देश में पहली बार त्रिपुरा में हुई, पहली बार हमारे प्रदेश में हुई। तो तार प्रचार करा, तार प्रचार प्रसार करा। अच्छा, नरेंद्र भाई मोदी এতগুলো স্কিম আমরা বলি না, প্রচার করি না। কালকে আমাকে চিফ সেক্রেটারি বলছে कुमारा लोग, सर आपके लोग प्रचार नहीं करता। मैं तो ट्वीट करता हूं, सर क्यों नहीं करता आपके सब लोग? हम बोले कर रहे हैं, करेंगे। बोले এত কাজ হয়েছে স্যার, প্রচার नहीं सर। रावर, आपने रावर और आगर के बारे में बोला, भाई साहब त्रिपुरा में रावर का जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं त्रिपुरा से, जो भी चीज है, सबसे ज्यादा रावर से पैसा आता है। हमको कम से कम 1,800 करोड़ रुपया सालाना रावर बेच के बाहर से पैसा त्रिपुरा में आती है। वही मेरा सबसे ज्यादा जो सामान जो कि बेच के मुझे कमाना आता है। हम जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो मैंने उनको जाकर बोला था, भाई साहब त्रिपुरा में बहुत रावर चाषी है, आप उसमें एमएसपी दे दो, भर्ती दे दो। तो मेरे तरफ देख रहा है ऐसे, बोले तुम जितना बार भी आते मांगते रहे, तो कुछ दिया तो करो। हम बोले भाई कुछ है ही नहीं, सीपीएम ने सब खत्म कर दिया, 13,000 14,000 करोड़ रुपया मेरे ऊपर बोझ है, मैं कहां से दूंगा। किंतु मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा, मैं प्रॉफिट में त्रिपुरा को धीरे धीरे आपको प्रगति दिखाऊंगा, टैक्स कलेक्शन में, उसमें आपको दिखाऊंगा। और मैंने दिखाया। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन त्रिपुरा का जब मैंने सत्ता लिया था 9% के आसपास था, उसको 25% में पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखा, ये 9% से 25% में पहुंचा है, तो खुश होता है। हाँ, कोशिश तो कर रहा है, छोटा स्टेट है। तब मैंने उनको बोला रावर के लिए मुझे एमएसपी दीजिए, मुझे पैसा दीजिए। तो बोले उनको रास्ता तैयार कर देंगे, आपको रास्ता तैयार कर देंगे। आज के त्रिपुराते रावर प्रति किलो कत दाम? रावर शीट क्यों जाने के एखाने 160 टाका राबर का शीट। भाई साहब आज के दिन में प्रति किलो शीट 160 रुपीज, 160 रुपए। जब मैं सत्ता में आया था तब 100 रुपया थी, 90 रुपया थी, 80 रुपया थी। इस रावर के साथ कितने लोग जुड़े हुए? डायरेक्ट 1.5 लाख परिवार। तो उनको करीब 4 वोट हो तो कितना होता है? 6 लाख वोटर उसके साथ एंगेज। कोई बोलता है? किसी को पता है? किसी को जानकारी नहीं। जिस 100 रुपया से लाके 160 में कर दिया, किसी को लगता है हवा में हो गया, ऐसा नहीं है। टिंकू टीआरडीसी का चेयरमैन है, उसको जानकारी है। एक विशेष स्टेट से, क्योंकि वहां भी
कम्युनिस्ट थे, केरला लॉबी चलाता था, इनके सिवा बेच नहीं सकते हैं, पैटर्न जैसा करके रखे बैठा हुआ था, उसको तोड़ा हम लोगों ने, बाजार को खोल दिया। साथ साथ सभी समय चेयरमैन होगा तो केरला से ही होगा। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो एप्लीकेशन लगाया, और उसी में जाके आप जानते हैं धनानिया जी को उन्होंने चेयरमैन बना दिया बंगाल में। अपने वेस्ट बंगाल पार्टी के ट्रेजरर है, उनको बना दिया रबर बोर्ड के चेयरमैन। पहली बार केरला से निकले, बंगाल में आए, किसके लिए आए? त्रिपुरा के लिए आए, त्रिपुरा के लिए। इन्होंने पहला बैठक की तो त्रिपुरा में मेरे साथ थी। ये सब आप लोग जानने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं होता। स्मोक हाउस लगाया, स्मोक हाउस सरकार की खुदोक थी, प्राइवेट था ही नहीं। रास्ते में देखे लोग धूप में सुखाते थे, बारिश होता था तो क्वालिटी डाउन हो जाती थी, 80 रुपया 70 रुपया किलो बिकना पड़ता था उसके लिए। 200 के ऊपर स्मोक हाउस हमने सैंक्शन किया, लोन दिया। स्मोक हाउस में प्रॉब्लम की थी, रबर बागान मैक्सिमम जो है वो पट्टा लैंड में है, फॉरेस्ट लैंड में है। तो उसमें क्या है, बैंक को जब बोलता था लोन दे दो स्मोक हाउस के लिए, लोन नहीं देता था। क्यों? जमीन का कागज नहीं है, पट्टा लैंड के जमीन के कागज से लोन नहीं देता। हमने बैंक के साथ बैठ के बैंक को बोला पट्टा लैंड के जमीन में दोगे, हमें कागज आपको दे देते फॉरेस्ट से। वो बना के हमने दिया तो स्मोक हाउस का लोन सैंक्शन होने लगा। पुराने सरकार ने नहीं किया, नहीं होता, फॉरेस्ट ने मना कर दिया, होगा नहीं, बस इस बार क्या करो, आंदोलन करो। इस बार आंदोलन करो, आंदोलन करने के बाद फॉरेस्ट से ऊपर से आपने परमिशन आ जाएगी। लोगों को बेवकूफ बनाता था। तो आज के সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা রাবার চাষী আছে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আমি আর মানিক শাহ মহোদয় এখানে আছেন, আমি বলবো একটা কার্যক্রম তৈরি করুন যে সমস্ত রাবার চাষী যারা আছে তাদেরকে ডিস্ট্রিক্টে ব্লকে একটা করে সিপাহীজলা, গোমতী, সাউথ এই 3 জায়গাতে মেন আগরতলার কিছু অংশ, এখানে রাবার চাষীদেরকে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে सभा करा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और त्रिपुरा सरकार ने आपको ये दिया, 100 रुपए के जगह 160 रुपए आपको मिलती है। ये सरकार यहाँ बैठी है और मोदी जी वहां है, उस कारण से हो रहा है। ये दोनों नहीं है तो आप 100 में चले जाएंगे दोबारा। आपको 100 में रहना ना 160 से 180 में जाना, आप लोग तय करो। इन सभी के साथ सम्मेलन होना चाहिए। और ये जगह इसमें नहीं है, त्रिपुरा में पहली बार प्राइवेट सेक्टर से आत्मा जो टायर कंपनी के जो एसोसिएशन है, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री से दबाव डाला उनको और बोला आप लोग नॉर्थ ईस्ट में पैसा लगाओ रबर के ऊपर, और 1100 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट में लगाने के लिए तैयार हुए हैं। पहली बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रबर सेक्टर में बाहर की कंपनी द्वारा। नाम को वास्ते नॉर्थ ईस्ट है, असलियत में त्रिपुरा ही है। आसाम का छोड़ा बहुत है, रबर सिक्किम में भी नहीं होती, नागालैंड में नहीं होती, अरुणाचल में भी नहीं होती, रबर होती है ये है। तो 1100 करोड़ का यही आएगी सब। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लिए बोला, क्योंकि तो जहां है वही तो होगा। और अगले 5 साल का हमने रबर मिशन घोषणा कर दी। अगले 5 साल के अंदर 30,000 पौधे, 30,000 हेक्टेयर में हम रबर नया लगाएंगे। और इसमें इकोनॉमी कितना होगा? 624 करोड़ की इकोनॉमी होगा, 624 करोड़ की। और रबर प्लांट बड़ा होने तक 7 साल तक, जब तक इसमें रबर का वो नहीं आ जाए, कटिंग का समय नहीं आता, तब तक जो लोन दिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए। वो इंटरेस्ट कौन देगा? आत्मा देगा, इंटरेस्ट फ्री। और उसके बाद इसमें प्रति हेक्टेयर में 3.5 लाख के आसपास लागत होती है 7 साल में। वो मनरेगा के साथ जोड़ दिया गया है। तो সেই কারণে আমি বলছি যে
যে রাবারের উপরে যেটা হয়েছে, আগরের উপরে যেটা, আগর মিশন 2000 কোটি টাকার ইকোনমি, রাবারে এত বড় পরিবর্তন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এই যোজনাগুলোকে তুলে ধরা, বলা মানুষের কাছে। 2011 সেন্সাস অনুসারে হয়েছে তো সিপিএম এর পরিবারের লোকেরা বেশি পেয়েছে। আমার কাছে অ্যাপ্লিকেশন আসতো, দাদা এটি দন যেত না, আর একটা বেরিয়েছিল, दादा दौन देते ना। मेरे पास आता था कि 2011 में सेंसस, उसी से वही लोग थे जो विरोधी पार्टी सबको काट बाद, तो मैक्सिमम सीपीएम घराना का। मैंने समझाते समझाते बाद में 5 सितंबर दे डाला। बोले भैया देना तो सबको ही है, और जिनको दिया उनको पार्टी में लाओ। अभी आज मुझे बीजेपी के लोग बोल रहा है वहां, बोले जरा जरा घोर पैसा से तारा किंतु अपन बीजेपी तय कर। अब जाओ ना उनको जगह घर में, बोला प्रधानमंत्री जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने रोका नहीं, तब मिला आपको। सीपीएम बोलेगा बोले 2011 में सेंसस में हमने नाम दिए इसलिए मिला है, ऐसा नहीं होता। हम मैजिक दिखा देंगे, 2011 सेंसस में नाम है, काट देंगे, नहीं मिलेगा। हजारों पैरामीटर है। हर घर का जब हम शुरू करेंगे ना, बोले टीवी है क्या, नहीं, सबके घर में टीवी है, सबका कट जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। त्रिपुरा में ऐसा घर नहीं है जिसके घर में टीवी नहीं है, बहुत कम है। एक पैरामीटर खींचेंगे तो सब कट जाएगा। इसलिए काटने का बहुत रास्ता होती है, देने का रास्ता तैयार करना पड़ता है। पॉजिटिविटी, ये सरकार उस दिशा में काम करती है। इसलिए काटना नहीं जानते। कोई मान लेगा बोले विप्लव को काटना नहीं आता, खूब आता है, किंतु हम काटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम देने के लिए बैठे हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका प्रयास, उस दिशा में काम करने के लिए। আমি সমস্ত কার্যকর্তাদের বলবো, একটু সংযত থাকা আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব তৈরি করা। কমিউনিস্ট পার্টি 25 বছর থাকার পর সত্তা থেকে বেরিয়ে গেছে, তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কার্যকর্তার অহংকার, মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার। যে যখন পদে আছে, আমাকে যখন মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, तो আমাকে ঝুঁকে থাকতে হবে। সত্তাসীন দলের লোক ফল দেওয়া গাছ, সেই দিশাতে কাজ করতে হবে। আর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে যা যা ঘর পেয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করা, কোভিডের মাধ্যমে ইনজেকশন দেওয়া, ডোজ 94% দেশের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা হি 94% পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সবাইকে কি একবার জিজ্ঞাসা করো, আমি জিজ্ঞাসা করি রাস্তার মধ্যে আমার সঙ্গে যারই দেখা হয়। আমি তো কালকে ওখানে স্বর্গীয় গৌতম দাসের অন্তিম যাত্রাতে গিয়েছিলাম, তো ওখানেও কাকরাবনের এমএলএ যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছে আপনার ডিওটা টিকাকরণ হয়েছে কি। তার সঙ্গে আরেকজন এক্স এমএলএ ছিল, ওনাকেও জিজ্ঞাসা করে আপনার টিকাকরণ হয়েছে কি। হ্যাঁ, ডিওটা হয়েছে। আমি যদি জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনারও যেখানে যাবেন তো কমসে কম জিজ্ঞাসা করে আশপাশের লোকের টিকাকরণ হয়েছে কি, দেখবেন বলবেন হ্যাঁ। কটা হয়েছে, একটা না দুইটা, জিজ্ঞাসা করে দেখবেন আপনার সঙ্গে জুড়ে যাবে। আর তারপর যে মোদী মন্ত্র, জান হে তো জাহান। আজকে যদি এই সরকার না থাকতো, নরেন্দ্র মোদী যদি প্রধানমন্ত্রী না থাকতেন, এবার কল্পনা করে দেখুন করোনাকে মোকাবেলা করা কিতনা কঠিন কাজ ছিল। আজকে আমরা সবাই টিকাকরণ এসে গেছে, ফ্রিতে ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে, ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গেছি, মনে হচ্ছে এটি পান্তাবাতের জল। ऐसा नहीं होता। আজকে যদি কমিউনিস্টের সরকার থাকতো তো কি হতো স্লোগান, করোনা তোমাকে যেতেই হবে, নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে, আন্দোলনে নামতেন। করোনার বিরুদ্ধে আন্দোলন, इनके काम ही है सर।
করোনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতো, আন্দোলনের নামে সবাইকে রাস্তা নামিয়ে ভিড় করিয়ে সবগুলোর মা ত্রিপুরাকে শ্মশান বানিয়ে ছাড়তে হয়। এরপর আবার শ্মশানে গিয়েও চাঁদা চাইলে, চাঁদা দেন। আপনাদের শ্মশানে গেছেন, যারা চাঁদা দেন। এখন আবার শুনি বলে আবার চাঁদা লইল নামছে। আজকে ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় যে উপলব্ধি, চাঁদার জুলুমবাজি থেকে ত্রিপুরা বেরিয়ে এসছে, কিন্তু আমরা বলিনি। কিসের চাঁদা? জন্ম থেকে শুরু হয় মৃত্যু পর্যন্ত চাঁদা। আর এই সরকার জন্ম থেকে ডেভেলপমেন্টের মাপকাঠি, যখন জন্ম হয় সে মাকে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার মাধ্যমে 10,000 টাকা নিয়ে সে মা ও শিশুর সঙ্গে দাঁড়ায়। আর অন্তদের পরিবারের লোক যখন মৃত্যু হয় তখনও 2,000 টাকা নিয়ে তার অন্তিম সংস্কারের জন্য টাকা দেয় সরকার। জন্ম থেকে সরকার শুরু করেছে। मृत्यु पर अंतिम जो व्यक्ति अंत्योदय अश्विनी जी, उसमें हम लोग 2,000 रुपया करके अंतिम संस्कार के लिए देते हैं। अभी तक जो भी एप्लीकेशन पड़ा है, 124 एप्लीकेशन पड़ा था, इस 124 को ही 2,000 रुपया करके अंतिम संस्कार का पैसा दे दी गई है। और पुराना सरकार होती जन्मोत्तिका सादा, जन्म হইলে সাদা ধরবো, তোমরা বাড়ির 3 জন সদস্য হইছো, অনেক 4 জন হয়ে গেছে, আগে তুমি 10 টাকা চাঁদা দিতে, এখন 15 টাকা দিবা বলে। আর মইরা গেল, মৃত্যুর পরও গিয়ে সে কইব তিনি যে মারা গেছে এল্লিগো সাদা দাও, কারণ তেনের নামটা আমরা পার্টি বুঝতে কাটতাম, এই কারণে চাঁদা দাও কলম কিনতে। বাহানা তো কত কিছু। সাদা এসএফআই এর সাদা, ডিওএফ এর সাদা, তারপরে লোকাল কমিটির সাদা, ডিসির সাদা, এলসির সাদা, ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সাদা, নারী সমিতির সাদা, ক্ষেত মজুরের সাদা, তারপরে শুকর মজুরের সাদা, মুরগা মজুরের সাদা, মানে কত, কবুতর মন্ত্রীর সাদা, তারপরে স্টেট কমিটির সাদা, সেন্ট্রাল কমিটির সাদা, ইটা শেষ করে নাই, ইটাও অন্ত নাই। তারপরে কিউবাতে জল উঠছে সাদা, লাল সালুলে বেঁধে দেখা। ভিয়েতনামে ভূমিকম্প হয়েছে, চাঁদা দাও। এখনো বাইরনি বিজেপির কার্যকর্তা চাঁদা নেওয়ার জন্য, ভূকম্প হলে, কোভিড হলে দিতে যায়, এমএলএরা দেয় গিয়ে, নিন প্যাকেট দিন। মুখ্যমন্ত্রী প্যাকেট जो पैकेज এসছে, এক প্যাকেটে কি চাউল, ডাল, সরষের তেল, আলু, পেঁয়াজ, মশলা, লবণ, এই সরকার দেয়। 7.25 লাখ পরিবারের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। 1,000 টাকা করে 7.25 লাখ পরিবারের কাছে ডিবিটি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের 5 কিলো করে চাউল 6.25 লাখ পরিবারের কাছে নভেম্বর পর্যন্ত যাচ্ছে। চাঁদা নিচ্ছে সরকার, এই পার্টি। মানুষকে বলা, প্রচার করা, বাজার সভা করা, বলাই বলি। দেখুন, আগে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চাঁদা দিতে হতো, এখন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সরকার আপনাকে দেয়। এটা ডিফারেন্স বিটুইন কমিউনিস্ট সরকার এন্ড মোদি সরকার। এই কথাগুলি বলা। मेरे अश्विनी जी कल चीफ सेक्रेटरी, मैं तो लगा ही रहता हूं, एक मेरे वीडियो को पीट दिया। काम करने के चले सप्ताह एक तरह नहीं होता, पीट दिया। तो मेरे साथ सब ऑफिसर आ गए, सर मैं आप लोगों का एसोसिएशन का हूं, हमारे लोग को पीटेगा हम तो काम नहीं करेंगे। हमारा काम तो करना पड़ेगा, हम नहीं बंद होगा। वो शैतान है, चिंता मत कर, रात को मैं अरेस्ट करूंगा। टिंकुदा को बोला, उसको बोला, एमएलए को फोन लगाया, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार भी मेरा है, दल भी मेरा है, याद रखना। যখন সরকারে থাকি, সরকারের যারা কর্মচারী আছে এরাও আমাদের লোক, আমরা যারা কাজ করি আমরাও এখানে যারা বসে আছি সরকারের লোক। আপনারা সরকারের বাইরে নয়। কেউ যদি ভাবে আমরা সরকারের বাইরে, আপনাদের দল সরকারে, তো আপনিও সরকারের ভাগিদার। যতটা দায়িত্ব আমার আছে ততটা দায়িত্ব মঞ্চে যারা আছে, মঞ্চের সামনে যারা বসে আছে, সবার দায়িত্ব আছে। তার জন্য সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে কোনোদিনই আমাদের দলের লড়াই না করা। मैं हूं ना, बैठा हूं, मंत्री আছে, एमएलए আছে, সবকিছু কাজ হয়ে যায় তেমন না।
কিন্তু এটা তো মানতে হবে 2018 আগে কোনদিন কেউ একটা ট্রান্সফার করতে পেরেছে? আমাকে এই হলঘরের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে দেখাক যে আমি একটা ট্রান্সফার করতে পেরেছি 2018 আগে। এক ব্যক্তি বলুক দেখি, বলো না, কেউ নেই। এখন যদি বলি এই সরকার আসার পর কয়জনে ট্রান্সফার করাইতেন পারছেন? হাত তোলেন তো দেখি। এই সরকার আসার পর একটা ট্রান্সফার করতেন পারছেন না, কেউ করাইছে না। পুরো ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমার কাছে লিস্ট এসছে 1000 ট্রান্সফারের 90% ট্রান্সফার আমি করে দিয়েছি। কারণ কি? শিকায়ত করা হতো যে হয় না, এখান দিয়ে করে না, এমএলএ শোনে না, মন্ত্রী শোনে না। সবগুলো ট্রান্সফার আমি ওই দিনকে রিভিউ করেছি, 90% ট্রান্সফার হয়ে গেছে। সবার মধ্যে এমএলএ সিগনেচার আছে, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টের সিগনেচার আছে, ডাক্তার মানিক সাহেবের সিগনেচার আছে। ওই লিস্ট নিয়ে যখন আমি দেখছি প্রবলেম হচ্ছে, আমি মেরে পাস দো সব, প্রতি ডিস্ট্রিক্ট থেকে 50-60টা করে দাও। কিন্তু অনেক ডিস্ট্রিক্টে 100-150 দিয়ে বসে আছে। কিন্তু তার মধ্যে সব মিলিয়ে 90% ট্রান্সফার হয়ে গেছে। 90% উদ্দেশ্য নেই, আমরাই নাম দিয়েছি, আমরা জানিও না হয়তো কই হয়ে গেছে, কই তো না। তো তার জন্য একবার ভাবা যে সরকার আছে বলেই আজকে 1000 ট্রান্সফার আপনারা করতে পেরেছেন। 1000 করা মতলব 2000-কে লাড়া দিতে হয়। আর যে সরকার না ছিল না, আমি বিপ্লব দেবে এক ট্রান্সফার করতে আমার এই মাথার ঘাম পায়ে পর্যন্ত গেছে। একটা ट्रांसफर, एक ट्रांसफर। मैं पार्टी प्रेसिडेंट था तो रतन नाथ तब कांग्रेस के एमएलए थे, तो मैंने रतन दा को बोला, रतन दा ये ट्रांसफर गलत हुआ है। एक कैलाश के कार्यकर्ता का पत्नी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम में नौकरी करती है, स्कीम में परमानेंट जॉब नहीं, उसको डिस्ट्रिक्ट से बाहर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप मंत्री थे, आपको सब जानकारी है, अब केंद्र में भी है, स्टेट में भी लंबे समय रहे। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उसको उठा के ऊनुकुटी से उठा के उसको धाई में भेज दिया। इसलिए उसका पति बीजेपी करता है। इसलिए मैं कोर्ट में भी जा सकता था, किंतु मैंने रतन नाथ को पकड़ा, रतन दा इसको दया हेल्थ मिनिस्टर से कराइए, नहीं कर पा रहा था। बाद में आयुष मिनिस्टर जब हमारे गोवा से श्रीपद नायक जी वो जब आए तो इनसे तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर कुछ डिमांड किया हुआ था और इनके पास जाने वाला था दिल्ली में। मैं बैठ के उनको बोला ऐसा करिए, पहला शहर में मैं धर्मनगर में, मैंने आप इनको फोन लगाइए मंत्री जी को, बोले आप तो आ रहे हैं, पहले ये ट्रांसफर करके आइएगा, नहीं तो मत आइए। तब उन्होंने फोन करके बोला ऐसा ऐसा, आप कब आ रहे हो? बोले सर आप समय देंगे तो बोले ठीक है, आपका ये कार्यक्रम मैं कर दूंगा, ये नाम है, इसको आप ट्रांसफर करके ही आइए। कम से कम 15, 20, 25 करोड़ की कोई योजना देना पड़ा, तब जाके एक ट्रांसफर यहां से हुई। आज हम लोग भूल जाते हैं वो दिन की, भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। এই কারণে 3.5 বছরের হিসাব ধরুন নেব, কিন্তু 3.5 বছরের সঙ্গে সঙ্গে তার আগের অন্ধকার দিনগুলোকে একবার ইয়াদ করা, যে এটাও দিন ছিল, আজকে এটাও দিন। আজকে কমসে কম বলার জন্য তো লোক আছে, আমাকে দেখলে তো বলে তো দাদা করছেন না তো কাজটা, কমসে কম বলতে তো পারো। আগে মুখ্যমন্ত্রীকে বলার সুযোগ ছিল, মন্ত্রীকে বলার সুযোগ ছিল, দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল, কোনো সুযোগ ছিল না। আজকে এমএলএ কে বলার তো সুযোগ হয়, বাড়িতে সামনে গিয়ে দাদা আমার কাজটা আপনি করেননি, এরপর আবার দাদা দেখা দেবো ভোটের সময়। আগে পারতানি দেখে দিতাম, বাড়িতে ঢুকতে পারত না। অনেক কার্যকর্তা বলে কিচ্ছু পাইছে না, কিচ্ছু দিচ্ছে না, বয়ে যাবো বাড়িতে বয়ে গেছে গা। আমার কাছে খবর দাদা তিনি তো বাড়িতে বয়ে গেছে। আমি কি ওই বিজেপি আছে বললেই বাড়িতে বইতে পারছে, सीपीएम থাকলে রাস্তাত বয়ে চালু। बीजेपी है तब बोलता है जो मैं घर में बैठ जाऊंगा, यदि सीपीएम থাকতো तो रास्ता बॉयल। तो ये दिन नहीं भूलना।
তাই বন্ধুরা, আজকের যে মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিনকে স্মরণ করার জন্য আমরা এই কার্যক্রমের আয়োজন করেছি। আপনি দেখুন কেমন প্রধানমন্ত্রী, দেশে মুখ্যমন্ত্রী আছেই কটা। আমিও সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফোন করেছি, হাজিরা লাগিয়ে দিয়েছি। আমি জানি উনি ওটা फोने नेबल ना, नहीं लेता माननीय प्रधानमंत्री। मैंने अपना फोन किया, उनको बोला मेरा नाम लिख के दे दे साहब को, क्योंकि उनको पसंद नहीं है आपका जन्मदिन, बहुत बधाई हुई, पसंद नहीं, उनको काम पसंद है। आज के दिन में विप्लव ने काम किया क्या, उसका हिसाब रखे, वो कहां कहां गया है, क्या क्या किया, सब हिसाब है। आप लोगों को लगता है जो इनको कैसे, इनको मैं कदम कितना दिया हूं ना, वो भी गिन के रखता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री है, किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी गिनता रहता हूं। मैं तो मेरे को गिनता, मैं भी आगे गिनता हूं, समय पे बोलता हूं, কারণ কি আমাকে তো গেলে আমি দিনে কি কাজ করেছি পুরো রিपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हमारे एक एक मंत्री सेंट्रल में क्या करता है, इनके सब उनके अपडेट रहता है। এতে দুই কাজ হয়, এক তো কাজ করার মানসিকতা জাগে যে আমাকে কেউ দেখছে, দ্বিতীয়ত উৎসাহ থাকে যে আমার কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে। ভালো করলেও মূল্যায়ন হবে, খারাপ করলেও তার মূল্যায়ন হবে। উৎসাহ থাকে, তার সঙ্গে ডরও থাকে। কাশের জন্য হয়েছে, কার জন্য হয়েছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর কারণে হয়েছে। তার আগে এই ধরনের কোন প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে আমার যতটা ইয়াদ আছে, যতটাই পড়েছি, আমার চোখে আসেনি এই ধরনের ব্যক্তিত্ব। আজকে ওনার জন্মদিনে তিনটি বিষয় না বললেই না হয়, যেগুলো মানুষ মেনে নিয়েছিল, জীবনও হবে না। এগুলো হলে দেশ শেষ হয়ে যাবে, দাঙ্গা হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, কিচ্ছু থাকবে না। क्या आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি যে 370 ধারাও উঠাতে পারে, और आर्टिकल 35 उठाते पारे। काश्मीरे एससी एसटी ल लागू होते पारे, काश्मीरे मानुष जागा किनते पारबे, काश्मीरेर महिला अन्य जायगाते विवाह करते पारबे। এটা কেউ কল্পনা ছিল না, नरेंद्र भाई मोदी সেটা করে দেখিয়েছে। और बिना যুদ্ধে, बिना রক্তপাত। আগে কি বলতো, না না 370 হাত লাগাইলে পাকিস্তানে ছেড়ে দেব আমরা।